आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हमने यही टॉपिक किया था। पिछले वीडियो के अंदर क्या था? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और मैंने आपको बताया था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ एक पैराग्राफ आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। और क्या आने वाला है यहाँ पर? एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 मार्क्स का, और इसके अंदर ये और में मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रह गए थे आपके, आज वो करते हैं। क्लियर? एक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था का, उसे बैरोमीटर क्यों बोला जाता है, ठीक है। उसके लिए 4 एग्जाम्पल मांगे जा सकते हैं आपसे, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, उसको क्या बोला गया है? इंटरनेशनल ट्रेड को क्या बोला गया है? इंटरनेशनल ट्रेड को बैरोमीटर, ठीक है, क्या बोला गया है? इकोनॉमिक बैरोमीटर बोला गया है। बैरोमीटर, एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपका। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। सेकंड आपसे क्या पूछा जा सकता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आप संतुलित व्यापार के लिए क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। आपसे सजेशन मांगे जा सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए। सजेशन मांगे जा सकते हैं किसके लिए? सजेशन फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है फर्स्ट, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल इजी है। जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, देश की बाउंड्री से बाहर ट्रेड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है? जो चीज़ हमारे देश में ज़्यादा होती है हम उसी को तो बाहर भेजते हैं, और जिस चीज़ की हमारे देश में कमी होती है हम उसी को मंगाते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अगर मान लीजिए हमारे देश में सारी चीज़ें पूरी हैं, तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कोई भी देश तो ऐसा नहीं है ना जिसके पास रिसोर्सेज जो है वो फुल मात्रा में है या पूरे रिसोर्सेज है। ऐसा हो सकता है किसी देश के पास लोहा है तो किसी के पास कोयला है, किसी के पास टेक्नोलॉजी हाई है तो किसी के पास लो है। तो जो चीज़ें कम हैं उनको हम मंगाते हैं, और जो चीज़ें ज़्यादा होती है उनको हम दूसरे देशों में भेजते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और ये सब चीज़ें किसकी हेल्प से होती है? ये सब चीज़ें जो होती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू होती हैं। आपको पता है, कोई भी भारी सामान मंगाना हो तो हम शिप का यूज़ करते हैं, कोई हल्का सामान मंगाना हो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तभी तो एक देश से दूसरे देश में सामान आता जाता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश से चीज़ें बाहर कौन कौन सी भेजी जाती हैं। तो हमारे देश में चीज़ें कौन कौन सी ज़्यादा होती है, हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी गुड्स जो हैं वो हमारे देश में ज़्यादा होती हैं। तो हमारे देश में मेनली क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं पता है आप लोगों को? जैसे कौन कौन सी चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा होती है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश के अंदर जूट, राइट,
जूट होता है, तो जूट को हम क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। कॉटन, कॉटन से बने मतलब रॉ मटेरियल, ये भी हम बाहर भेजते हैं। इसके अलावा हमारे देश में मिक्का, अभ्रक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक होता है वो हमारे देश में होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, एक हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। इससे हमें काफ़ी फॉरेन रिजर्व भी मिलता है। इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीज भी हमारे देश में काफ़ी होता है, उड़ीसा के अंदर। तो जो चीज़ें हमारे देश में एक्सीड है, ज़्यादा हैं, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हमारे पास फुल रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। और हम मंगाते क्या क्या हैं, जैसे हम क्या मंगाते हैं, मेनली तो हम पेट्रोलियम मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हम मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते हैं। हम स्पेयर पार्ट मंगवाते हैं। आपको पता है हमारे देश के अंदर जो डिफेंस का ज़्यादातर सामान होता है वो बाहर से आता है, जबकि अभी हमारी सरकार ने एक पॉलिसी चलाई है, आत्मनिर्भर पॉलिसी। डिफेंस के अंदर भी हम पहले अपने देश के अंदर जो भी डिफेंस में प्लांट लगाना चाहता है उसको क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। नहीं तो अभी तक तो क्या है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी सामान है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं हमारे देश में। तो क्रूड ऑयल, पेट्रोल हो गया। इसके अलावा क्या होता है, जो ज्वेलरी होती है, ठीक है, वो भी हमारा ज़्यादातर बाहर से मंगाया जाता है। तो हमें एक ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ें बाहर भेजते हैं और किन चीज़ों को हम मंगाते हैं। ज़्यादातर हम किन देशों को सामान भेजते हैं, सबसे अच्छा जो व्यापार होता है ना हमारा, जो फेवरेबल ट्रेड होता है, वो अमेरिका के साथ होता है। अमेरिका में हमारे यहाँ से हैंड एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें भी जाती हैं। हमारे यहाँ से कारपेट वगैरह, कंबल वगैरह, ठीक है, हमारे यहाँ का जो सूती कपड़ा है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है अमेरिका जो है भेजी जाती है। जैसे जापान हम क्या भेजते हैं, कॉटन भेजते हैं। वहाँ का जो ओसागा का जो कपड़ा उद्योग है वो हमारे यहाँ से कॉटन जाने के बाद चलता है। हमारा चीन के साथ जो व्यापार रहता है वो अनफेवरेबल रहता है, मतलब हमेशा घाटे में रहता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, चीज़ें निर्यात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, श्रीलंका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, रशिया हो गया, ठीक है ना। और कुछ देश से हम सामान मंगाते भी हैं। जैसे हम ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा हमारा जो करेंसी होती है वो कहाँ खर्च होती है, क्रूड ऑयल पे, पेट्रोलियम पे, ठीक है, स्पेयर पार्ट पे, डिफेंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम या तो रशिया से मंगाते हैं या हम अमेरिका से मंगाते हैं। हमारी ज़्यादा डील पहले रशिया से होती थी, आजकल हमारी अमेरिका से भी होने लगी है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ ट्रेड तो पहले आपको पता होना चाहिए इन दोनों का, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। मान लीजिए ये हम कर रहे हैं 27%, भेज रहे हैं हम 27% और मंगा रहे हैं हम 32%, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में जाएगा, हमारा घाटे में जाएगा, राइट। लेकिन अगर उल्टा होता है, मान लीजिए हम ये 40% कर रहे हैं और ये हम 30% कर रहे हैं, तो हमारा जो व्यापार होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे होगा, फेवर में होगा, वो घाटे में नहीं होगा, वो अच्छा होगा। हमेशा किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन कैसा होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए, ना कि घाटे में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आप ही बताओगे, ठीक है। दूसरा आप क्या बताओगे, इंटरनेशनल ट्रेड से और क्या क्या बेनिफिट है। मान लीजिए हम दो देशों के बीच में व्यापार हो रहे हैं, ठीक है, और अगर वो व्यापार कैसा हो रहा है, अभी बताया ना मैंने, अगर वो व्यापार फेवरेबल है, अगर वो व्यापार घाटे में नहीं है, तो उससे हमें फॉरेन रिजर्व आएंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान रहेगा, हमारे देश के उद्योग धंधे जो हैं उनका विकास दूसरे देशों तक रहेगा, हमारे दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरे देशों के साथ राजनीतिक जो संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड को क्यों बोला जाता है बैरोमीटर, समझ में आया। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, कोई देश है जो अपने से काम नहीं चला सकता, तो जो चीज़ एक्सीड है उनको बाहर भेजते हैं, जिन चीज़ों की कमी है उनको मंगाते हैं। इससे
और भी बेनिफिट है, क्वालिटी मेंटेन होती है वस्तुओं की, मोनोपोली नहीं रहती, ठीक है ना, जो महंगाई है वो नहीं बढ़ती। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो पूरा का पूरा विश्व है वो एक वैश्विक ग्राम में कैसे चेंज हो गया है। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो है ट्रेड और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, यानी एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, यानी दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रांसपोर्ट है वो प्री रिक्वेस्ट है ट्रेड की, यानी ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है इसके बिना। तो तीनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। पहला तो आपका क्वेश्चन बन रहा है जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है और एंड ट्रेड, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? प्री रिक्वेस्ट है ये, किसके लिए? फॉर ट्रेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो किस में चेंज हो गया है? ग्लोबल विलेज में, ठीक है। एक वैश्विक गांव में कैसे चेंज हो गया, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा आपका। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड और कम्युनिकेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। कैसे काम नहीं चल सकता? फॉर एग्जाम्पल, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया जाएगा? पहला पॉइंट, क्या बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल है? आप बिना फिजिकल मूवमेंट किए कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं अपने पास या बल्क मात्रा में मंगवाना चाहते हैं, आजकल व्यापारी ऐसे ही करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं और एक बिग अमाउंट उनको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर सामान मंगाते हैं। तो जो गुड्स होती हैं वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है? क्या बिना कंटेनर के जा सकती है? क्या बिना ट्रांसपोर्ट के जा सकती है? नहीं ना। और ट्रांसपोर्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो क्या डिस्टेंस, दूरियां जो है वो कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो उससे क्या दूरियां कम हो रही हैं तो ग्लोबल विलेज में चीज़ें चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? पहला पॉइंट तो आपका क्या बनेगा कि भारत जैसा जो देश है, आकार में, साइज में और संस्कृति में यहाँ पर मल्टी कल्चर है, मतलब कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी किसके हेल्प से? मतलब कम्युनिकेशन की हेल्प से, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या किया जा रहा है? ट्रेड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो सबसे पहले पॉइंट में आप क्या बताओगे कि ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है। किसके बिना पॉसिबल नहीं है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप बताओगे कि कम्युनिकेशन से और ट्रांसपोर्ट से क्या है? दूरियां कम हो रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिजिकल मूवमेंट के बिना ही वस्तुएं जो हैं बहुत जल्दी पहुंच रही हैं, बल्क मात्रा में पहुंच रही हैं, ठीक है। तीसरा आपने क्या बताना है कि जो संचार के साधन है वो लोकल लेवल को इंटरनेशनल लेवल से जोड़ते हैं, ठीक है ना। अभी कोई लोकल लेवल की जो कंपनी है उसको बाहर जाना है तो वो कैसे जाएगी? क्या बिना ट्रांसपोर्ट के चली जाएगी? वो बिना ट्रांसपोर्ट के नहीं जा सकती ना। तो जो ट्रेड है और जो आपका कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। आपका 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बनता है कि जो फ्रंटियर रोड होते हैं, फ्रंटियर रोड का मतलब क्या है? जो सीमावर्ती, फ्रंटियर रोड्स की इंपॉर्टेंस बताइए। आपके जो प्री बोर्ड उसमें भी आए थे इस टाइप का क्वेश्चन,
फ्रंटियर रोड, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीमावर्ती सड़कें। क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीमावर्ती सड़कें वो बनाई कहाँ जाती है, जो सीमाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला एरिया ले लीजिए, आप ये वाला, राइट। यहाँ पे कोई सड़क बनाएगी, यहाँ पे आपको पता है बांग्लादेश की लोकेशन है, यहाँ पे आपको पता है कौन सा देश है, म्यांमार है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर है चाइना, चीन। अभी यहाँ पे कोई रोड बनाया जा रहा है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कोई रोड बनाया जा रहा है, या फिर यहाँ पर कोई रोड बनाया जा रहा है, तो इन रोड्स के क्या बेनिफिट होंगे? पहली बात तो ये देखिए, जो ये फ्रंटियर रोड यहाँ बनाए गए हैं, या फिर आप दूसरा इलाका भी ले सकते हैं फ्रंटियर रोड्स का। ये तो मैंने आपको उत्तर पूर्व भारत वाला एग्जाम्पल दिया ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ फ्रंटियर रोड बनाते हैं, सॉरी एक मिनट, अगर हम कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं रोड, या फिर हम यहाँ से यहाँ पर बना रहे हैं रोड, तो आपको पता है ये वाला इलाका किसका, चाइना का इलाका है। तो क्या बेनिफिट होगा इसका, महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है फ्रंटियर रोड्स की? आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रंटियर रोड है वो कौन बनाता है, सीमा संगठन बनाता है। कौन बनाता है, सीमा संगठन। आपका एक बार एक पैसेज आया था, उसमें भी ये छोटे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीमा संगठन जो होता है, एक संगठन का नाम है, उसके द्वारा इसे बनाया जाता है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1960 में। अब ये रोड यहाँ बन रहे हैं, एक तो यहाँ बन रहे हैं, और दूसरा इलाका मैंने आपको कहाँ बताया था, ये वाला इलाका बताया था, यहाँ बन रहे हैं। तो यहाँ आपने एक बात नोट की, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो यहाँ पर रोड बनाने का मतलब क्या है कि इनका पहला जो महत्व है वो कौन सा महत्व है? तो पहला आप महत्व बताओगे इसका, सामरिक महत्व है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ व्यापार करना है, या हमें यहाँ व्यापार करना है, या हमें यहाँ व्यापार करना है, हमें यहाँ व्यापार करना है, तो हम इन सड़कों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपने क्या बताना है, डिमार्केशन। डिमार्केशन का मतलब क्या होता है कि ये लिमिटेशन होगी कि ये वाला जो इलाका है ये हमारा है, और ये वाला इलाका जो है दूसरे देश का है। ये रोड्स जो हैं एक बाउंड्री का भी काम करते हैं, ठीक है ना, ताकि दूसरे देश के व्यक्ति यहाँ पर एंटर ना कर सकें। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आपने क्या देखना है कि ये वाला इलाका भी पहाड़ी इलाका है, ये वाला इलाका भी पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाकों के अंदर आपको पता है रेलवे लाइन जो है बिछानी वो मुश्किल होती है। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था, जो ये इलाका है मेघालय वाला, यहाँ पर अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि रोड्स के माध्यम से आप दुर्लभ स्थानों पर भी पहुंच सकते हो। दुर्लभ स्थान या फिर पहाड़ी एरिया, पहाड़ी इलाके, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, पॉसिबल है आपका जाना, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर। और फोर्थ पॉइंट में आपने क्या बताना है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सैनिक चौकियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर भी सैनिक चौकियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ सबसे ऊंची सड़क है, ये यहाँ मनाली से लेकर ऊपर लेह तक लद्दाख के अंदर वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है यहाँ पर। अगर ये सड़क नहीं होती तो यहाँ पॉसिबल नहीं था जाना, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती कच्चे मार्ग से जाने में। और यहाँ आपको पता है सैनिक चौकियाँ भी हैं, हमारे जवान यहाँ पर खड़े रहते हैं, पहरा भी देते हैं। तो उन तक अगर हमें रसद पहुँचानी है, सामग्री पहुँचानी है, तो जो फ्रंटियर रोड्स होते हैं, जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं, वो हेल्प करती हैं। तो आपका 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मेनली ये 3 या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए सीमावर्ती सड़कें क्या होती हैं, जो सीमा पर बनाई जाती हैं। सेकंड आपको पता होना चाहिए सीमा सड़क संगठन ये बनाता है।
थर्ड, इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई? कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूसरे देशों से व्यापार में हेल्प करता है, सैनिकों तक सामान पहुंचाने में हेल्प करता है, और जिस एरिया में रेलवे बनाना मुश्किल है वहाँ पर इनको बनाया गया है। ठीक है। एक पोर्ट्स का महत्व पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको मैप करवाया, वहाँ मैं बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो में देखिए कि जो पोर्ट्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है, रोजगार में क्या इंपॉर्टेंस है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी एक क्वेश्चन और बनता है आपका क्वेश्चन बनता है पाइपलाइंस दे रखे हैं ना, कि जो पाइपलाइंस है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पाइपलाइंस है वो कहाँ कहाँ है, कितनी पाइपलाइंस है। ठीक है, क्या पता होनी चाहिए आपको? पाइपलाइंस। अब आपने देखा होगा जैसे कुछ लोगों के घरों में जो गैस पहुंचती है वो पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचती है। हमारे हरियाणा में तो जहां हम रहते हैं वहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू ही गैस आती है। जब पहले पाइपलाइन नहीं थी तो वो गैस हमें बहुत महंगी पड़ती थी। अब जब पाइपलाइन बिछा दी गई है तो वो गैस हमें सस्ती पड़ रही है, और उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है भरवाने की भी। सिलेंडर खाली हो गया तो हमें बुक करवाना पड़ता था, भरना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पाइपलाइन के थ्रू पहले इंपॉर्टेंस बता देती हूँ, फिर पाइपलाइन बता देती हूँ। जो पाइपलाइन है उनके थ्रू हम स्लरी रूप में लिक्विड जो चीज़ें होती है उनके थ्रू पहुँचाई जा सकती है, चाहे वो पानी हो, गैस हो, पेट्रोलियम हो, या फिर आपकी वी कैन से नेचुरल गैस हो गई आपकी, पेट्रोल हो गया आपका, और स्लरी के रूप में लोह हो गया। मतलब लोहे को भी आप पिघली अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। इनका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, एक बार जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं ना वो काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन उसके बाद उसका बहुत बेनिफिट है। उसकी जो बाद की कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, लो कॉस्ट होती है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद जो है उसकी कॉस्ट जो है लो है। ठीक है। दूसरा, पाइपलाइनों में से जो सामान होता है ना वो कम ख़राब होता है, क्योंकि इसमें वेपोरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता है पेट्रोल जो है उसको थोड़ा सा भी खुला छोड़ दो ना बहुत जल्दी उड़ जाता है, लेकिन वो पेट्रोल किसके माध्यम से जा रहा है? पाइपलाइनों के थ्रू जा रहा है, तो वेपोरेशन नहीं होगा उसमें, वो लीकेज होने की भी संभावना कम रहती है। मतलब एक बार तो उसको बनाना मुश्किल होता है, लेकिन दोबारा से उसका रख रखाव में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। हमें उसकी कॉस्ट लो पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, तो लो कॉस्ट हो गया। किन किन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं? स्लरी आयरन को पहुंचा सकते हैं, एलपीजी लिक्विड गैस को पहुंचा सकते हैं, पेट्रोलियम को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इवन आप वाटर वगैरह या दूसरी चीज़ें जो भी लिक्विड चीज़ें हैं आप इनके थ्रू पहुंचा सकते हो। ठीक है, जो मेन पाइपलाइंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक पाइपलाइंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, एक है असम से कानपुर तक है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये वाला इंडिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, और फिर नीचे यहाँ तक कानपुर तक। कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, ये जो पाइपलाइन है स्पेशल पेट्रोलियम के लिए यूज़ की गई है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? बीच में जो बिहार के अंदर बरौनी है ना वहाँ पर भी जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पाइपलाइन होगी आपकी। कहाँ से लेकर? असम से लेकर कानपुर तक, और फिर उसके बाद आगे जाएगी बरौनी से इलाहाबाद तक। ठीक है, बरौनी आपका कहाँ पड़ रहा है? बिहार के अंदर पड़ रहा है। एक पाइपलाइन और है जो स्पेशल गैस के लिए, ये तो मैंने पेट्रोल के लिए बताई ना, एक गैस के लिए भी है पाइपलाइन। वो कहाँ पर है? वो हजीरा से है। ऐसे मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कहाँ से है। यहाँ से स्टार्ट होती है वो हजीरा से फिर एमपी, ये हजीरा, फिर एमपी के अंदर विजयनगर, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाती है यूपी के अंदर, यूपी में जगदीशपुर, और फिर उसके बाद ये
हरियाणा से होती हुई आपके सोनीपत वगैरह वहाँ तक भी पहुँचती है, ये आगे भी जाती है। मेनली आपने ये याद रखना है, हज़ीरा याद रखना है, गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर विजयनगर याद रखना है और जगदीशपुर याद रखना है। आपकी मैप पे भी इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। मैंने 2 पाइपलाइन बताई, एक असम से लेकर कानपुर, बरौनी और इलाहाबाद, ठीक है। और दूसरे वाली जो है वो कहाँ से शुरू होती है, हज़ीरा, एमपी और जगदीशपुर, ठीक है। एक और पाइपलाइन है जो गुजरात के अंदर ही है, सलाया से जलंधर तक जाती है वो, ठीक है। गुजरात के अंदर सलाया से जलंधर तक जाती है। तो पाइपलाइंस की इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई। एक तो आप पाइपलाइंस बता दो कौन कौन सी पाइपलाइंस हैं, उनके थ्रू क्या क्या पहुँचाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस लेसन्स में से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं आपके। इंटरनेशनल ट्रेड पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को आप कैसे बढ़ाओगे। मतलब आपने पर्यटन बढ़ाना है लेकिन सत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए, यानी पर्यटन को जब बढ़ाना है तो पेड़ों को नहीं काटना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, राइट। उनको ध्यान में रखते हुए हमने पर्यटन को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है यहाँ से। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको इस लेसन के। यहाँ से मेनली इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। अगर कोई अनदर क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।